Are you ready for tomorrow? All excited, fingers crossed. Let's do it. Home, you're coming to my room. Home. हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। तो आप अगर अपने राम जी की कहानी कहना चाहते हो तो आपका सिंपल माइंडसेट होना चाहिए कि आप आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। फिर मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपको मालूम है कि आपको टीजर या फिर ग्लिम्स में ये वाला शॉट यूज करना है तो उसे पहले से ही आप पॉलिश करके परफेक्ट करके क्यों नहीं रख लेते? मैंने इतने ज्यादा रिएक्शंस देखे लोगों के जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो पक्का एआई है, इसमें तुम देखो वो बच्चा पीछे कैसे देख रहा है, रणबीर कपूर की तरफ तो देख ही नहीं रहा। जिसमें मॉडर्न ब्लॉकबस्टर्स के इंस्पिरेशन साफ नजर आते हैं, अपने अवतार के विंड रेडर्स की फीलिंग से लेकर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के जायंट्स तक। एंड मुझे इंस्पिरेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गिराया जाता है। ये जो ह्यूज मॉन्स्टर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुंभकर्ण हो सकता है क्योंकि उसमें इतनी ताकत थी, उसका पैर इतना विशाल था कि वो एक साथ में 10-20 सोल्जर्स को एक साथ कुचल दे। किसका नाम लूं मैं यार, देखो यार मिक्स्ड है यार। मैं क्यों यार, मैं बताऊं मैं पूरा टीजर कैसा एक्सपेक्ट किया था? मैं ऐसा एक्सपेक्ट किया था पूरा टीजर। तो रामायण मूवी का ग्लिम्स या फिर कह लो टीजर के रिलीज होने के बाद से ही ऑडियंस दो पार्ट्स में बट चुकी है। एंड इस ग्लिम्स के ऊपर हर एक बड़ा रिव्यूअर, छोटा रिव्यूअर अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। इस ग्लिम्स को कंपेयर किया जा रहा है, इसका रेफरेंस दे रहे हैं। एंड मैं भी इसमें पीछे नहीं था। मैंने कल वाली वीडियो में बोला कि इसमें एआई का काफी ज्यादा यूज किया गया है, जो कि बादल ने मेरी वीडियो देखी और उसने अपनी वीडियो में वो चीज कवर भी की, बट भाई साउट आउट देना भूल गया। ओके, स्टिल एज ऑडियंस जब तुम इस मूवी को देखते हो तो जो हमारा पहला कंपैरिजन जाता है वो है आदि पुरुष। पर मेरा सवाल ये है कि क्या इसको आदि पुरुष से कंपेयर किया जाना चाहिए या फिर एसएस राजा मौली की वाराणसी से भी इसको कंपेयर करना ठीक होगा या फिर नहीं? जहाँ पर मुझे तो ये लगता है कि अगर इसे आदि पुरुष से डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है तो ये इसकी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन ऐसा फील होता है जैसे एक घोड़े और एक गधे का कंपैरिजन किया जा रहा हो। तो मेरे काफी ज्यादा सोचने के बाद मुझे फील हुआ कि इसे सिर्फ एक चीज से ही कंपेयर किया जाना चाहिए, जो कि है इसकी बुक यानी कि वाल्मीकि रामायण। तो अब अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं तुम्हें अपना इंट्रो देना चाहूंगा। तो मेरा नाम है अमन और मेरा जन्म हुआ है अयोध्या में। मैं 25 सालों से यही हूँ और रामायण मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। अनलाइक अदर यूट्यूबर्स इट्स वेरी पर्सनल टू मी, क्योंकि मेरा बचपन इसी के अराउंड बीता है। और फिर मैं अभी भाई की वीडियो देख रहा था और मुझे लगा कि देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट रामायण, क्योंकि मेरी तरह हर कोई इतनी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से नहीं आता। तो एज अ रिव्यूअर एंड एज अ यूट्यूबर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट आई शुड टेल यू व्हाट्स ऑन द बुक, ताकि इसका कंपैरिजन आदि पुरुष से बंद किया जाए। बट द क्वेश्चन इज व्हाई पीपल आर कंपेयरिंग इट टू आदि पुरुष। तो आज के टाइम पे ये मूवी जिस ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है एंड वो लोग इस मूवी को लेकर कंसर्निंग है जिनका एज ग्रुप है 14 से लेके 40 की एज तक, क्योंकि यही लोग हैं जो कि मेजॉरिटी तौर से मूवीज थिएटर में देखते हैं एंड उन्हें एंजॉय करते हैं। और जब भी बात आती है इनके लास्ट रामायण रेफरेंस पॉइंट की तो ये पहुंच जाते हैं आदि पुरुष के पास, जो कि सबसे लेटेस्ट मूवी थी एंड काफी ज्यादा इसने नाम भी कमाया था। एंड हम सब ये जानते हैं कि आदि पुरुष इज अ डिजास्टर, जिसमें लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ इमोशन एंड लैक ऑफ कन्विक्शन एकदम क्लियर दिखता है। इवन कन्विक्शन के नाम पर तो उन्होंने बस हगा ही था। और जब तुम एक गधे को एक घोड़े से कंपेयर करोगे तो उस कंपैरिजन में घोड़ा अच्छा दिखेगा ही। और यही रीजन है कि काफी सारी नॉर्मल ऑडियंस को ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इवन आफ्टर देयर आर सो मेनी बिग इश्यूज इन दिस टीजर, क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट ही टट्टी होगा तो भाई नॉर्मल सी भी चीज तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। मेरा कुल मिला के मतलब यही है कि आदि पुरुष ने हमारा एक्सपेक्टेशन इतना लो कर दिया है कि हमें ये टीजर एकदम ही गॉड लेवल दिखने लगा है। और सच कहूं तो इसके मैं बहुत ही ज्यादा सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि मेरा मानना है आज तक की ऑन स्क्रीन बेस्ट रामायण जो हमें दिखाई गई है वो है रामानंद सागर की रामायण। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इंक्लूडिंग मी, जिसने रामानंद सागर की वो गोटेड रामायण की सीरीज देखी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी थी, वो भी 1987 में। और उस सीरीज ने बस अपने गुड विजन की वजह से और एक मजबूत रेफरेंस की वजह से आज तक की वन ऑफ द बेस्ट रामायण अडेप्टेशन बनी हुई है। और जो मैं बोलने वाला उससे काफी लोग ऑफेंड होने वाले हैं, बट सच कहूं तो स्टिल नमित मल्होत्रा उस लेवल की स्टोरी टेलिंग एंड इमोशन को इस मूवी में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि रामायण को वो सिर्फ बजट की नहीं बल्कि
रन टाइम की भी काफी ज्यादा नीड होती है, जो कि एक मूवी में डिलीवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। इवन रामानंद सागर जी ने अपने उस सीरीज को शॉर्ट में काट करके एक मूवी भी बनाई थी, जो कि उतना ज्यादा हिट तो नहीं करती जितना उसके सीरीज ने किया था, बट स्टिल वो काफी हार्ट वेलमिंग है। एंड सच कहूँ तो वही एक सीरीज थी जो मुझे आज तक ऑन पॉइंट फील हुई है, विदाउट VFX, विदाउट CGI, जब ग्रीन स्क्रीन बस नया नया ही आया था, एंड उसी के थ्रू काफी सारे फ्लाइंग सीन्स भी अचीव किए जाते थे। बट स्टिल आज के टेक उनसे काफी ज्यादा एडवांस होने के बाद भी उस लेवल की स्टोरी टेलिंग नहीं अचीव कर पाएगी। अब क्योंकि इस सीरीज का बजट काफी कम था, तो उन्होंने एक्टर्स को हायर किया था एंड कैमरा एंगल्स के थ्रू उन्होंने राक्षसों एंड प्रोस्थेटिक्स का यूज करके उन्होंने राक्षसों को मॉडिफाई करके बनाया था, जो कि काफी ज्यादा बुक्स से रिजेंबल करते थे। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ ताड़का इन ओल्ड रामायण, ताड़का इन आदिपुरुष एंड ताड़का इन रामायण बाय डीनग या फिर नमित मल्होत्रा, जहाँ इन तीनों को ही साइड बाय साइड देखकर मैं हमेशा ओल्ड वन को ही चूज करूंगा देन डीनग वाले को, और उसके बाद इस कूड़े को तो मैं भाई लिस्ट में रखना भी नहीं चाहूंगा। तो सच कहूँ तो ओल्ड वन कैरीज मोर इमोशन, मोर वेट टू द कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा रियल फील होते हैं। आई नो की क्वालिटी काफी ज्यादा लो है एंड बहुत ही पुराने समय में ये शूट हुआ है, बट स्टिल दे बोथ फील वेरी रियल एंड अचीवेबल। वहीं पे जब डीनग वाले की बात आती है तो राम जी का कैरेक्टर पूरा पूरा ह्यूमन सा दिख रहा है, एंड जो दूसरा कैरेक्टर है वो एकदम क्लियरली तुम्हें एक CG कैरेक्टर फील होने लगता है। एंड आई नो कि इसका अडेप्टेशन इन्होंने कहां से लिया है, लॉर्ड ऑफ द रिंग से। सच कहूंगा वो मूवीज अपनी जगह पर बहुत ही अच्छा करती हैं। अगर मूवी उसी लेवल का CG एनिमेशन या फिर VFX अचीव कर लेती है मूवी खत्म होते होते, तो मेरी इससे एक भी शिकायत नहीं रह जाने वाली है। बट अंदर ही अंदर मैं इनके CGI को ऐसा चाहता था जैसे कि एवेंजर्स मूवी में हल्क का CG होता है। अगर तुम्हें द एवेंजर्स का वो फाइनल बैटल सीक्वेंस याद हो जिसमें हल्क एक पंच मार के चित्तौरी लेवाइथन को गिरा देता है, वो पूरा का पूरा CG है, बट उस शॉट का CG इतना बेहतरीन है 2012 के टाइम से भी कि भाई साहब वो वेट फील होता है और लगता है कि मैं रियल कैरेक्टर को ही देख रहा हूँ एंड हल्क एग्जिस्ट करता होगा। जहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशंस यही तो हैं इस मूवी से कि मैं ऑन स्क्रीन जब किसी क्रीचर या फिर किसी मॉन्स्टर या फिर किसी राक्षस को देखूं तो वो ऐसा फील हो कि ये असली में एग्जिस्ट करता होगा, ना कि मेरा चोमू दोस्त जैसा बोलता है कि अरे CGI तो हम पचा लेंगे। भाई मैं नहीं पचा सकता, अगर 4000 करोड़ की मूवी है तो मैं क्यों पचाऊं CGI। मैं सच कह रहा हूं भाई, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए इस मूवी में। अब ताड़का की बात हुई है तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मूवी और बुक में कितना ज्यादा फर्क है उसके बॉडी अपीयरेंस में। जहाँ पे वाल्मीकि रामायण के अंदर हमें साफ साफ वर्णन देखने को मिल जाता है कि ताड़का की बॉडी एक जाइगेंटिक बॉडी है, मतलब वो बहुत ही विशालकाय है एंड कई सारे आदमियों के बराबर उसकी अकेले की बॉडी होती है। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा गंदा सा है और मतलब कई सारे कट्स लगे हुए हैं, बहुत ही भयावह उसका चेहरा दिखता है। बाल लंबे और उलझे हुए से हैं और उसकी भुजाएं यानी कि हाथ इतने ज्यादा मजबूत हैं कि वो पेड़ों को उठा के, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक सकती है। एंड उसकी आवाज कुछ ऐसी है जैसा गर्जना फील होती है, यानी रोरिंग वॉइस है उसकी। और ऐसा ही कुछ हमें इस ग्लिम्स के अंदर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर ताड़का की बॉडी काफी बड़ी है, वो बड़े बड़े पिलर्स को उठा के मार रही है और बहुत ही विशालकाय दिख रही है। उसके बाल भी वैसे ही हैं, उसकी भुजाएं भी वैसे ही हैं, बट स्टिल जब हम राम जी के कंपैरिजन में उसे देखते हैं तो वो एक CG कैरेक्टर फील होने लगती है। और यही मेरा कंसर्न है कि जब मैं उसे स्क्रीन पर देखूं तो ऐसा फील ही ना हो कि वो एक CG कैरेक्टर है। अगर तुम्हें हॉबिट मूवी की CG याद हो तो उसमें गॉब्लिन्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे CG कैरेक्टर्स ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो रियल में एग्जिस्ट करते ही होंगे। तो ओवरऑल मैं यही चाहता हूँ कि मूवी जब तक रिलीज हो, जिसको रिलीज होने में 6 महीने हैं, तब तक ये मूवी काफी अच्छे से पॉलिश्ड हो जाए। और अब जब पॉलिशिंग की बात उठी ही है तो मैं बता दूं मूवी खुद को अभी भी ठीक कर लेगी, क्योंकि इन्होंने शूट बहुत ही अच्छे से किया है, अनलाइक आदिपुरुष जिसने हक दिया था अपनी शूटिंग के ही दौरान। और अगर तुमने शूट ही गलत किया है तो पोस्ट में उसे ठीक कैसे कर लोगे। बट सच कहूं तो अभी भी मैं इसको जज करूंगा क्योंकि इन्होंने मार्केट ही ऐसे किया है। दरअसल मुझे लगता ही है कि नमित मल्होत्रा ने जो पॉडकास्ट में जाके उन्होंने गुणगान किया है कि 4000 करोड़ की वो मूवी बना रहे हैं, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। फॉर सम रीजन जब भी मैं सोचता हूँ कि मूवी को जज ना करूं तो मेरे माइंड में एक फिगर दौड़ने लगता है कि 4000 करोड़ की है ये मूवी, क्योंकि मूवी
के कई सारे लोकेशंस नकली फील होते हैं। जैसे वो जंगल में अस्थियां बहाने वाला सीन जब पीछे देखो तो ऐसा फील आता है कि वो जंगल असली नहीं, थोड़ा सा तो नकली है। वो अलग बात है कि लोग इसे जस्टिफाई करने के लिए बोल देंगे कि ये त्रेता का जंगल है, ये ऐसा ही दिखता है। बट देन एक और शॉट आता है जिसको देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, जहाँ पर हम श्री राम को देखते हैं कि वो एक धूल भरी आंधी से निकलते हुए आ रहे हैं एंड उनके बाल भी नहीं उड़ रहे हैं, उनके चेहरे पे धूल भी नहीं पड़ रही है। तो ये सीन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक लेजी वर्क है, जहाँ पर क्लियरली ये एक सीजी मिस्टेक है कि उन्होंने बालों में मूवमेंट नहीं दिखाया। अगर तुम्हारे आसपास आंधियां आ रही हैं तो तुम्हारा बाल कैसे नहीं हिलेगा, तुम्हारे आसपास धूल उड़ रही है तो तुम्हारे चेहरे पे धूल कैसे नहीं पड़ेगी। देन अगेन मेरा वही चूतिया दोस्त इसे जस्टिफाई करते हुए बोलता है कि राम जी के पास सुपर पावर्स हैं, जो कि क्लियरली एक सीजी मिस्टेक है एंड इसे तुम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। मेरे दोस्त का कहना है कि इस सीन में राम जी के अंदर सुपर पावर्स हैं एंड इसीलिए उनके बाल हिल नहीं रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर राम जी के अंदर सुपर पावर्स थी ही तो वो लंका अकेले क्यों नहीं गए थे? अगर उनके अंदर सुपर पावर्स थी ही तो वो सीता जी को ऐसे ही क्यों नहीं बचा लाए? उन्हें वानर सेना की क्या जरूरत पड़ गई? तो मैं बता दूं, इसका भी एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण रामायण के अंदर ही दिया गया है, जो कि बताता है कि राम जी का अवतार एक प्राइम एग्जाम्पल है कि एक साधारण सा दिखने वाला मनुष्य धरती पे जब दृढ़ संकल्प कर ले तो कैसे वो बड़ी सी बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकता है। तो रामायण के अंदर ही एक कहानी आती है। तो माता सती जो कि शिव भगवान की पत्नी हुआ करती थी, एक बार उन्होंने राम जी को माता सीता के लिए वियोग में तड़पते हुए राम जी को देखा और वो उन्हें देखकर शंकर भगवान से ये कहती हैं कि ये कैसे भगवान के अवतार हैं? अगर ये ही अपनी स्त्री के लिए इतना वियोग में रो रहे हैं तो फिर ये कैसे भगवान हुए? अगर ये स्वयं भगवान का अवतार होते तो इन्हें पता होता कि उनकी धर्म पत्नी कहाँ पर है, ये जंगलों में दर दर भटक ना रहे होते। जिसका जवाब बस इतना ही था कि भले ही वो एक अवतार थे पर उन्होंने जन्म एक मनुष्य के रूप में लिया था। तो मनुष्य रूप में जन्म लेने की ही वजह से उन्हें सुख दुख भूख प्यास आदि मनुष्य की तरह ही उन्हें हर एक चीज महसूस होता है और उन्हें वो सब कुछ करना पड़ता है जो कि एक मनुष्य करता है। और तुम उस सीजी मिस्टेक को एक सुपर पावर बताकर जस्टिफाई कर रहे हो, जो कि खुद राम जी ने भी कभी नहीं किया था। वाई? मेरा मानना है कि अगर तुम किसी चीज को एक सही वे में क्रिटिसाइज करते हो तो वो उसकी भलाई के लिए ही होता है। मैं सच कहूंगा, इस मूवी को मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कमियां हैं, मैं इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ताकि ये कमियां नोटिस हों और आगे चल के ये कमियां दिखे ना। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि नमित मल्होत्रा इसको बेस्ट वे पॉसिबल में दिखाएं एंड बेस्ट वे पॉसिबल इसका हो सकता है जब ये मूवी एकदम ही एक्यूरेट दिखे जैसा इसकी बुक्स बताती हैं। तो अब चलो जान लेते हैं कि बुक्स में और मूवी में कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है। अब क्योंकि नमित मल्होत्रा ने ऑफिशियली बता रखा है कि ये मूवी वाल्मीकि रामायण के ऊपर बेस्ड होने वाली है, तो इसलिए हमारा रेफरेंस पॉइंट वाल्मीकि रामायण ही होगा। जहाँ पर मैं स्टार्ट ही परशुराम जी वाले सीन से करना चाहूंगा, जो कि वही फरसे वाला सीन है एंड इस सीन में मैं सीजी या फिर वीएफएक्स या फिर बैकग्राउंड को किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूँ, बट बस मैं इस सीन की डेप्थ को बताना चाहता हूँ कि ये सीन जैसा लिखा गया है वैसा ही पर्दे पे भी दिखाया जाएगा। तो अगर तुमने रामानंद सागर वाली रामायण या फिर रामचरितमानस पढ़ा है तो उसमें बताया गया है क्लियरली कि जब पिनाका धनुष यानी कि शंकर भगवान की धनुष को राम जी उठाते हैं एंड उसे प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त तोड़ देते हैं तो बहुत ही तेज ध्वनि निकलती है, जिसकी वजह से परशुराम वहां पे जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं और भरी सभा में वो लक्ष्मण और राम जी को सीधा सीधा चुनौती देने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन होने वाला है इस मूवी के लिए। बट टीजर ऐसा कुछ नहीं दिखाती, जिसका एक रीजन भी है। तो वाल्मीकि रामायण के अंदर हमें बताया जाता है कि पिनाका धनुष को प्रभु श्री राम उठाते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी वो टूट जाती है एंड उसके टूटने के बाद ही उनका स्वयंवर हो जाता है। जिसके बाद अयोध्या उनके पिता के पास यह संदेश जाता है कि उनका स्वयंवर हो गया है एंड अब उनका विवाह होना है, जहां पर वो पूरा बारात लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उनका विवाह होता है सीता जी के साथ एंड उनके भाइयों का भी उनकी बहनों के साथ विवाह होता है। और विवाह के दूसरे दिन ही विश्वामित्र अपनी तपस्या करने के लिए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। जिसके बाद राजा दशरथ जनक जी से बोलते हैं कि अब मुझे भी चलने की अनुमति दीजिए। जिसके बाद वो लोग जब अयोध्या की ओर लौट रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें परशुराम जी मिल जाते हैं। और अगर तुम टीजर का ये वाला शॉट देखो तो इसमें क्लियरली तुम्हें दिख जाएगा
दिखाएगा कि पहाड़ों के बीच से ये सभी लोग घर वापस जा रहे होते हैं, क्योंकि सीता माता का जो नैहर था यानी कि उनका घर वो नेपाल में अब आता है, जिसको मिथिला भी कहा जाता था। और नेपाल में पहाड़ है ये हर किसी को पता है, जहाँ पे पीछे ही तुम्हें दशरथ जी का लुक भी देखने को मिल जाएगा, लक्ष्मण जी भी दिखने को मिल जाएंगे, भरत भी देखने को मिल जाएंगे एंड विश्वामित्र भी देखने को मिल जाएंगे। और पीछे ही उनकी बहुत लंबी चौड़ी सेना भी देखने को मिल जाती है, जो कि एक लय में खड़ी हुई है और एक रास्ता छोड़ रही है। श्री राम के वस्त्रों से तुम्हें पता चल जाता है कि वो अभी अभी नव विवाह से ही गुजरे हैं और उन्हें रास्ते में जाते वक्त ही वहां परशुराम जी मिल जाते हैं, जिनका फरसा घुमाते हुए हमें राम जी दिख जाते हैं। और अगर तुम्हें वाल्मीकि रामायण डिटेल में सुनना है तो मैं तुम्हारे लिए कथा प्रवचन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे तुम्हें काफी सारी चीजें विस्तार में सुनने को मिल जाएंगी वाल्मीकि रामायण के बारे में, तो उसे सुनना मिस मत कर देना। जहाँ पर ये शॉट देखने के बाद मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि इन्होंने जो कुछ भी बनाया है काफी एक्यूरेट बनाया है। जैसा कि वाल्मीकि रामायण के अंदर वर्णन किया गया वैसा ही ये बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दिन लगी हाथी हम पुष्पक विमान का भी वर्णन वाल्मीकि रामायण के अंदर देख लेते हैं, जहाँ पे वाल्मीकि रामायण के अंदर हमें बताया जाता है कि यह विमान बहुत ही भव्य दिव्य सोने का बना हुआ है एंड यह अपना आकार बदलने वाला है, जिसमें जितने भी लोग चाहें, जितनी भी लोगों की जरूरत हो वो उस हिसाब से बड़ा हो जाता है। जितने लोग चाहेंगे उतनी जगह बनती जाती है। यह कई मंजिला और अत्यंत सुंदर है, क्योंकि ऐसा ही कुछ सिमिलरली हमें ग्लिम्स के अंदर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये सुंदर है, सोने के बने हुए नक्काशियां हैं एंड दिखने में इतना विशाल है, तुम उसके स्केल का फर्क इसी से पता लगा सकते हो कि उसके ऊपर रावण खुद भी खड़ा है, जो कि एक चींटी के बराबर दिख रहा है। अब तुम खुद ही सोचो कि उसमें कितनी जगह होगी कि एक इतना बड़ा आदमी इतना छोटा आदमी दिख रहा है। और बात रही कई मंजिल होने की, तो ये भी बहुत ही क्लियरली दिख जाता है कि उसके कई सारे फ्लोर्स हैं एंड वो अंदर काफी बड़ा है। एंड क्योंकि ये गोल है तो हो सकता है कि ये एक्सपैंड भी हो सके और अपने रेडियस को बढ़ा करके और भी ज्यादा जगह बना सके। कई सारे लोग तो इसे देखकर इसीलिए खुश थे कि भाई ये चमगादड़ तो नहीं है। पर सच कहूं कि मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है जो कि बुक्स हैं, अगर मैं उनके कंपैरिजन में मूवी को कंपेयर करूं तो स्टिल वो लेवल मूवीज अचीव नहीं कर पाती जिस तरीके से बुक में उसका वर्णन किया गया है। क्या मूवी में दिखाया गया पुष्पक विमान मुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसका वजह यही था कि वो बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य दिख रहा है और उसका सीजी ऐसा है कि देखने में लगता है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है, ना कि तारका और वो दूसरे राक्षस की तरह। एक और बात, रामायण का वर्णन जिस तरीके से उसकी किताबों में किया गया है वैसा पर्दे पे दिखाना बहुत ही मुश्किल है, जिसको कर पाना ही एक बहुत बड़ी बात है एंड इसको पुल ऑफ कर लेना नमित मल्होत्रा के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कभी भी एक गधे को एक घोड़े से और एक घोड़े को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेक श्योर करना लाइक कर देना, दोस्तों में भर भर के शेयर करो, बताओ कि बुक्स के रेफरेंसेस कैसे हैं एंड मूवी कैसा दिखा रही है, मूवी में क्या फ्लॉज हैं। क्लियर सामने आओ, बोलो, अपना आवाज रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या दिखा, तुम्हें क्या बुरा लगा या फिर मेरी वीडियो में मैं क्या गलत बता रहा हूँ, क्लियर आके बताओ, हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि भाई बचपन से ही मैं इस चीज में पला बड़ा हूँ और मुझे परफेक्शन चाहिए इस मामले में। खैर, चैनल पे नए हो तो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम लोग एक भी बंदा सब्सक्राइब नहीं करता और मुझे यही बुरा लगता है कि तुम लोग वीडियो देखते हो और बिना सब्सक्राइब किए भाग जाते हो। तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। खैर चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।